अच्छा, कल हमने जो है वो कुछ स्केप जो है उनको स्टडी किया था, स्केप सीक्वेंस को। अच्छा, इसी स्केप सीक्वेंस के अंदर एक हम बार बार वहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं एंड एल। इसको कहते हैं एंड एल मैनिपुलेटर। तो जो वर्ड एंड एल है ये स्टैंड करता है फॉर द एंड ऑफ लाइन, यानी कि जहाँ पर लाइन को आपने एंड करना होता है वहाँ पर एंड एल का जो है वो वर्ड हम यूज़ करते हैं। द वर्ड एंड एल स्टैंड्स फॉर द एंड ऑफ लाइन। ठीक है, इसको एंड ऑफ लाइन के लिए यूज करते हैं। तो जो एंड एल मैनिपुलेटर है इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यानी कि एक लाइन ख़त्म होके उससे अगली लाइन तक कर्सर को आपने लेके जाना है। एक लाइन ख़त्म हो जाए और उसके बाद उससे अगली लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाए, तो फिर उसके लिए ये जो एंड एल मैनिपुलेटर है वो इस्तेमाल होता है। The end L manipulator is used to move cursor to the start of next line. अब ये इसका सिमिलर वर्क होता है जैसे एस्केप सीक्वेंस स्लैश एन को आप यूज़ करते हैं। ठीक है, इट वर्क्स सिमिलर टू स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस। इसके लिए आपको किसी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती। इट नीड्स नो पैरामीटर। इसके लिए आपको किसी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप देखें कि इसको हम लिख लेते हैं, इसकी एग्जांपल जैसे काउट हेलो एंड एल और वर्ड। ठीक है, ये अब हमने कमांड दिया। अब ये किस तरह आउटपुट पे डिस्प्ले होगी? ये आउटपुट पे डिस्प्ले होगी हेलो और इसके नीचे आ जाएगा वर्ड। अगली लाइन स्टार्ट होगी। अब ये जो एन एंड एल मैनिपुलेटर होता है इसे किसी स्ट्रिंग के पार्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंड एल मैनिपुलेटर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये किसी स्ट्रिंग का कोई पार्ट नहीं होता, इट इज जस्ट एक कमांड। ठीक है, कि जो आपको नेक्स्ट लाइन दे देती है, जैसे स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस आपको देता है। अब इसको जब आप राइट डाउन करते हैं तो
सेपरेट इंसर्शन ऑपरेटर्स लेते हैं, जैसे आप इंसर्शन ऑपरेटर जो हैं, ऑपरेटर जो है यहाँ पर ये वाला आप इंसर्शन ऑपरेटर जो है वो यूज़ करते हैं विदाउट कोटेशन मार्क्स, यानी कि ऊपर कोटेशन मार्क्स जो है वो नहीं डालते। ठीक है, मैंने अब जब यहाँ पर ये लिखा है तो इसके अंदर ये इंसर्शन ऑपरेटर जो है इसको ही यूज़ किया हुआ है और इसके ऊपर कोई कोटेशन नहीं डाले हुए। वो कोट्स जो हैं वो उधर जहाँ पर लफ्ज़ वर्ड्स लिखे हुए हैं वहाँ पर कोट्स जो हैं उनको लिखा हुआ है, ताकि आगे वो उसको हेलो जो है वो वर्ल्ड में डिस्प्ले कर। तो इसको हम एंड एल मैनिपुलेटर कहते हैं। और ये एंड एल मैनिपुलेटर जो है या स्लैश एन सीक्वेंस स्केप सीक्वेंस जो है, इनको हम बार बार C++ के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग स्ट्रक्चर्स, अब मुख्तलिफ किस्म की लूप्स जो हैं उनको C++ प्रोग्राम के अंदर चलाया जाता है व्हेन यू हैव राइट डाउन द एल्गोरिदम, यानी कि जब हम मेन प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो उस मेन प्रोग्राम को लिखते हुए उसके अंदर लूप्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, जिसमें फॉर लूप आपने पहले पढ़ ली हुई है। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ और लूप्स पढ़नी है, जैसे वाइल लूप है इसी लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर। वाइल लूप, तो वाइल लूप है ये सिंपलेस्ट लूप है C++ के अंदर। ये लूप एक्सिक्यूट करती है वन और मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन रिमेन ट्रू। एक या दो स्टेटमेंट्स जो हैं उनको एक्सिक्यूट कर देती है इवन के आपके पास जो कंडीशन आपको दी हुई है वो ट्रू रहती है। ठीक है, मतलब आप वाइल का मतलब होता है कि इसके अलावा, यही होता है ना वाइल, तो यूँ कि वाइल इसके अलावा। तो अब इसके अलावा में जो भी आपने कंडीशन दी हुई है वो ट्रू रहेगी, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर दो स्टेटमेंट्स हैं तो दो स्टेटमेंट्स के लिए भी आप वाइल लगा देंगे तो वो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू रहेंगी, और उनमें से जहाँ पर आपको एक चाहिए कि वो एक्सिक्यूट हो जाए वो एक्सिक्यूट हो जाएगी उस जगह पर। ठीक है, इस बात की भी समझ आती है, ज़रा स्ट्रक्चर इसका हम देखेंगे। तो दिस लूप executes one or more statements, तो ये एक्सिक्यूट कर दिया वन और मोर स्टेटमेंट while the given condition remain true। तो ये उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत होती है कि जब नंबर ऑफ इटरेशंस एडवांस में आपको पता ना हो। इटरेशंस जानते हो क्या होते हैं? क्यों भाई? इटरेशंस होता है कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ का डेसिमल फ्रैक्शन के साथ बार बार आना, इटरेशंस करना। न्यूमेरिकल एनालिसिस की ये टर्म है इटरेशन। ठीक है, पता नहीं आपने कोई उसका कोई न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई चीज़ पढ़ी, मैं नहीं पढ़ी होगी शुरू के समय पर। ठीक है, मसलन ये इटरेशंस यूँ होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसकी एग्जांपल। अब एक वैल्यू है 3.14, इससे अगली इटरेशन होगी 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, ये डिफरेंट वैल्यूज आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल डेटा इकट्ठा होना शुरू हो गया, इसको हम कहते हैं इटरेशन। जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब किसी इंटीग्रल को आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह की वैल्यूज जनरेट करनी शुरू कर देगा।
तो ये जो बहुत सारी वैल्यूज जनरेट होती हैं न्यूमेरिक्स की वजह से, उनको हम क्या कहते हैं? इटरेशंस। दे आर नोन एज इटरेशंस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस अभी हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब ही ये है कि आप एनालिटिकल एक्सप्रेशंस जो हैं उनको न्यूमेरिक्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। समझ आ रही है बात? उनको न्यूमेरिक्स के अंदर कन्वर्ट करके उनका डेटा जो है वहाँ, एक होता है एनालिटिकल सोल्यूशन। एनालिटिकल सोल्यूशन ये होता है कि मैथमेटिकल को फार्मूला कैलकुलेट किया जाए। एक होता है न्यूमेरिकल सोल्यूशन। न्यूमेरिकल सोल्यूशन का मतलब है कि आपने न्यूमेरिक्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज में सोल्यूशन को हासिल किया है। बाद जगह पर बड़े सिस्टम्स के अंदर जाके उनके फार्मूले कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं रहता, तो वहाँ पर फिर आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस करनी पड़ती है, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो उस न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर ये टर्म इटरेशन जो है वो यूज होती है। समझ आइए बात? कुछ नहीं आई तो आ जाएगी जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस को स्टडी करेंगे। ठीक है 12। अच्छा, अब इसको ये यूजफुल होती है जब आपके पास नंबर ऑफ इटरेशंस हो। इट इज यूजफुल when the number of iterations are not known in advance। जब नंबर ऑफ इटरेशन जो हैं वो एडवांस में ना पता हो। अब हम इसका सिंटैक्स जो है उसको राइट डाउन करते हैं। तो कैसे आप इसको C++ प्रोग्राम में लिखते हैं? तो वाइल इसके अंदर आती है कंडीशन जो भी आपको गिवन है, और फिर आती है स्टेटमेंट। अब पहले नंबर पर कंडीशन क्या है? ये कंडीशन जो है ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। द कंडीशन इज एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो अब स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक्सिक्यूट करेगी किसको? गिवन कंडीशन को, जो कि ट्रू है। यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है जो इस वाइल के अंदर दी गई है तो इसको स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर दी। इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो फिर स्टेटमेंट जो है वो कभी भी एक्सिक्यूट नहीं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, इसके नीचे स्टेटमेंट है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं है। वो कंडीशन जो आपने पहले दी है उसके मुताबिक ही एक्सिक्यूशन जो है वो होनी है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज ए इंस्ट्रक्शन। तो स्टेटमेंट जो है ये एक इंस्ट्रक्शन होती है दैट इज एक्सिक्यूटेड। ये उस वक्त एक्सिक्यूट होती है व्हेन द कंडीशन इज ट्रू।
जब कंडीशन ट्रू है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो, एक स्टेटमेंट नहीं हो, एक से ज्यादा, तो उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इफ टू आर मोर स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, ठीक है, अगर एक या दो स्टेटमेंट्स जो हैं उनको यूज किया जाए, दीज आर गिवन इन करली ब्रेसेस, तो इनको इस तरह ये ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ लूप, इट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ लूप। इसको हम कहते हैं कि ये लूप की बॉडी है। अब अगर आपके पास कंपाउंड आपके पास हो स्टेटमेंट, यानी कि एक से ज़्यादा हो, ये तो भी मैंने एक के लिए लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए फॉर कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है तो इसके लिए जो सिंटैक्स है वो होगा कि व्हाइल कंडीशन आ जाएगी। व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड सो ऑन। ये तो ब्रैकेट शुरू हुई है, ठीक है, एंड सो ऑन स्टेटमेंट एंड और ब्रैकेट क्लोज। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट, तो ये आपके पास उसका सिंटैक्स बन जाएगा। इस तरह आप इसको प्रोग्राम के अंदर जो है वो राइट डाउन करेंगे। नो वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप जो है ये वर्क किस तरह करती है, हम कैसे इसको लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, इसकी वर्किंग को। सिंटैक्स तो आपने लिख लिया। वर्किंग ऑफ व्हाइल लूप। तो सबसे पहले जो है जो कंडीशन होती है उसको एवेल्यूएट किया जाता है। अगर वो ट्रू है तो कंट्रोल जो है वो एंटर हो जाता है बॉडी में लूप के और एक्सिक्यूट कर देता है उन तमाम स्टेटमेंट्स को कि जो बॉडी के अंदर होती है। यानी कि इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है, इसकी एक्सिक्यूशन के लिए, व्हाइल लूप को चलाने के लिए, कि कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। कंडीशन ट्रू होगी, जो व्हाइल के अंदर आपने कंडीशन दी हुई है, अगर वो ट्रू होगी तो फिर आपकी प्रोग्राम की बॉडी जो है वो एक्सिक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज एवेल्यूएटेड। कंडीशन जो है उसको एवेल्यूएट किया जाता है, ठीक है। इफ इट इज ट्रू,
अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल एंटर्स द बॉडी, कंट्रोल जो है वो प्रोग्राम की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा एंड एक्सिक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सिक्यूट कर। अब दोबारा जब स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगी तो ये मूव करेगा टू द स्टार्ट ऑफ द लूप एंड एवेल्युएट्स द कंडीशन अगेन, दोबारा से कंडीशन को एवेल्युएट करेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन ट्रू, जब तक ये कंडीशन जो वाइल के अंदर आपने दी हुई है वो कंडीशन ट्रू रहेगी, उतनी देर तक ये प्रोसेस एक चेन रिएक्शन की तरह वर्क करता है, यानी कि वो बार बार जाके उसको जो है वो एक्सिक्यूट करती रहेगी। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जब कंडीशन यानी कि जब कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, फॉल्स हो जाएगी, तो जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, फिर वो प्रोग्राम के एक्सिक्यूशन में इस्तेमाल नहीं होगी। तो वाइल लूप जो है वो किस वक्त टर्मिनेट होती है, वो सिर्फ उस वक्त टर्मिनेट होती है जब कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है। तो वाइल लूप terminates only when the condition is false, जब कंडीशन जो है वो फॉल्स जो है वो हो जाती है। तो अगर कंडीशन ट्रू रहे तो लूप नेवर एंड्स, if the condition remain true, the loop never ends, तो लूप जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब वो लूप के जिसका कोई एंड नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लूप। A loop having no end is known as infinite loop। उसको हम इनफाइनाइट लूप का नाम देते हैं। तो ये होगी कौन सी, वाइल लूप। तो हमें क्या समझ आई इस वाइल लूप के अंदर के कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी प्रोग्राम की एक्सिक्यूट होती रहेगी, प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, वो एवेल्युएट होती रहेगी, और जो ही कंडीशन फॉल्स होगी तो साथ ही लूप टर्मिनेट हो जाएगी, लूप जो है वो एंड हो जाएगी। तो आपने अब ऑब्वियसली जो शुरू में उसके सिंटैक्स में कंडीशन दी है वो जहाँ तक ट्रू है वो प्रोग्राम के अंदर, जैसे ये सिंटैक्स लिखा है, ये जहाँ तक ट्रू है ये प्रोग्राम में चलती रहेगी, उसके बाद ये खुद ही टर्मिनेट होके ख़त्म हो जाएगी और प्रोग्राम की बॉडी का हिस्सा यानी कि कंट्रोल का हिस्सा जो है वो नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द डू वाइल लूप। डू वाइल लूप, तो डू वाइल लूप जो है ये भी एक इटरेटिव कंट्रोल है C++ लैंग्वेज में, ये भी उसी तरह इटरेशंस के लिए इस्तेमाल होता है जैसे वाइल लूप जो है वो इस्तेमाल होती है। तो डू वाइल लूप is a
इटरेटिव कंट्रोल इन C++। ये भी एक इंटरेक्टिव कंट्रोल ये C++ में इस्तेमाल। तो लूप इज एक्सिक्यूटेड ऑन और मोर स्टेटमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के ऊपर, वाइल द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर गिवन कंडीशन जो है ट्रू, वही उसी तरह जिस तरह आपके पास वाइल लूप के अंदर होता है। तो द लूप executed on one or more statement while the condition is true। कि जब कंडीशन जो है वो ट्रू है। अब ये जो है इसके अंदर जो ये लूप है, इसमें जो बॉडी ऑफ द लूप है, इसके अंदर लूप की सिचुएशन ये होती है कि जो बॉडी है मस्ट बी एक्सिक्यूटेड एट लीस्ट वंस। यानी कि जो बॉडी ऑफ लूप है उसको कम से कम एक दफ़ा उसको एक्सिक्यूट किया जाता है, उसको चलाया जाता है। It is important loop in situation when the loop body must be executed। जब लूप बॉडी को एक्सिक्यूट किया जाए एट लीस्ट वंस, एक दफ़ा हर सूरत में। ठीक है जी। अब इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स होता है कि इसमें आप लिखते हैं डू, ठीक है, फिर आप ब्रैकेट शुरू करते हैं और लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कि डू के बाद आती है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है, फिर ये चलता जाता है और जाता है स्टेटमेंट n तक, और फिर इसके नीचे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब आगे आती है इसके फिर वाइल, क्योंकि डू वाइल है, उसके अंदर लिखते हैं कंडीशन। ठीक है जी। तो ये इसकी स्टेटमेंट होती है। कंडीशन को बाद में लिखा जाता है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट जो है वो डू के साथ लिख दी जाती है, ताकि एक दफ़ा जो है वो लाजमी ये जो स्टेटमेंट है उसको क्या करे, एक्सिक्यूट करे। यही नहीं है कि पहले ही वो कंडीशन लगा के कि ट्रू नहीं है, सॉरी फॉल्स है, तो उसको टर्मिनेट कर दे। नहीं, एक दफ़ा जो है वो ज़रूर उसको एक्सिक्यूट करके देखें। अब इसकी जो स्टेटमेंट हमने सिंटैक्स लिखा है, इसके अंदर जो डू है, इट इज़ द कीवर्ड दैट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ द लूप, जहाँ से लूप स्टार्ट होती है। ठीक है, इट इज़
the keyword indicate the start of loop. ये लूप के स्टार्ट को डिस्क्राइब करता है. उसके बाद कंडीशन. कंडीशन आपको पता है कि एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है. द कंडीशन इज गिवन एज रैशनल एक्सप्रेशन. तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है. तो स्टेटमेंट जो है उसी तरह उसी वक्त एक्सिक्यूट होती है जब कंडीशन ट्रू हो, और अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो स्टेटमेंट जो है वो एक्सिक्यूट नहीं होती. ठीक है, वो खैर वो इसके कंडीशन के लिए. उसके बाद स्टेटमेंट आप लिखते हैं, तो स्टेटमेंट वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये उस वक्त एक्सिक्यूट होती है जब कंडीशन जो होती है वो ट्रू होती है. तो टू और मोर स्टेट्स हम उनको उसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लूप. स्टेटमेंट इज एन इंस्ट्रक्शन that is executed when the condition is true. जब कंडीशन जो है वो ट्रू होती है. तो इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है. एक कर्ली ब्रेस पहले डाल दी जाती है और इसके अंदर ये सारी स्टेटमेंट आती हैं. इसको हम कहते हैं बॉडी. इन स्टेटमेंट्स की बॉडी. अच्छा जी, अब आ गए इसके ऊपर कि इसकी वर्किंग कैसे होती है. वर्किंग ऑफ डू व्हाइल लूप. तो सबसे पहले जो है वो जो बॉडी होती है लूप की, ये वाली, इसको एक्सिक्यूट किया जाता है. सबसे पहले ये चलती है. तो आफ्टर द एक्सिक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स इन लूप ऑफ बॉडी द कंडीशन इज इवेल्युएटेड. कंडीशन जो होती है उसको वैल्यूएट कर लेते हैं. अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल अगेन एंटर होता है बॉडी ऑफ लूप में और एक्सिक्यूट करता है सारी स्टेटमेंट्स को इन द बॉडी अगेन. और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है. लूप कब टर्मिनेट होती है? जब कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है. तो ये कंडीशन, ये वाली लूप जो है ये एक्सिक्यूट होती है एक दफ़ा ज़रूर, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द बिगिनिंग. वो वाइल नहीं होती. सारा इसका काम वही वाला है, लेकिन इसका ये है कि ये शुरू में एक दफ़ा ज़रूर एक्सिक्यूट होती है इवन के आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू ना भी. ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस वही वाला होता है, लेकिन एक दफ़ा जो है ये ज़रूर एक्सिक्यूट जो है वो होती है. तो इसका सेम वही सारा प्रोसीजर है. इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि ये लूप एक्सिक्यूट होती है एक दफ़ा मस्ट. दिस लूप executes executed at least once. एक दफ़ा ज़रूर एक्सिक्यूट होगी इवन इफ द कंडीशन is false in the start. इवन के कंडीशन जो है वो फॉल्स है
स्टार्ट के अंदर। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप? अब जरा इसको हम देख लेते हैं। The difference between while and do while loop। तो इसके लिए हम ये एक टेबल बना लेते हैं। इधर लिख देते हैं ये वाइल लूप है और ये डू वाइल लूप है। तो जो वाइल लूप होती है इसके अंदर कंडीशन आती है बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप। आप उसका सिंटैक्स देखें, बॉडी लूप की बॉडी से पहले कंडीशन आ जाती है। इन वाइल लूप कंडीशन कम्स, कंडीशन जो है वो आपके पास आ जाती है बिफोर द बॉडी ऑफ लूप, लूप की बॉडी से पहले। ठीक है, उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। इफ द कंडीशन इज फॉल्स इन द स्टार्ट, तो अगर कंडीशन फॉल्स है स्टार्ट में, शुरू के अंदर, तो लूप क्या करेगी? वाइल लूप नेवर एक्सिक्यूटेड। तो वाइल लूप जो है वो कभी भी एक्सिक्यूट नहीं हो। इन डू वाइल लूप जो है, इन डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ लूप। तो डू वाइल जो होती है, डू वाइल इज एक्सिक्यूटेड एट लीस्ट वंस even if the condition is false at the start। इवन के अगर कंडीशन जो है वो शुरू में फॉल्स है। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है ये हमने वाइल लूप और डू वाइल लूप जो है इनको स्टडी करके देख लिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो स्टडी करनी है फॉर लूप। फॉर लूप वैसे जो है मेरा हमने इसको पढ़ा हुआ है पहले भी, लेकिन खैर इसको हम स्टडी करेंगे।
फिर फार लूप, फिर उसके बाद नेस्टेड लूप्स आ जाएंगी, फिर अरेज आ जाएंगे, और उसके बाद दोबारा जो है वो फिर प्रोग्राम शुरू हो जाएगी। तो आपने कहाँ तक लिखे थे प्रोग्राम? 38 तक लिखे थे। उसके बाद ये एक लेक्चर और रह गया बस, उसके बाद फिर दोबारा से प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएंगे।